बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा आमिर मतीन साहब स्टूडियोज में ही हमारे साथ मौजूद हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट का खरगोश को अब हिरन बनाने का फैसला। 462 अरब रुपए की करप्शन में मुलविस डॉक्टर आसिम हुसैन पीपल्स पार्टी कराची के सदर मुकर्रर कर दिए गए। केस झूठे हैं, चोर भागते हैं, मैं चोर नहीं इसलिए भागूंगा नहीं। दहशतगर्दों का इलाज और 462 अरब रुपए की करप्शन करने वाले डॉक्टर आसिम मिसाली मुआशरे के ख्वाब देखने वालों का मुंह चढ़ाने लगे हैं। नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला भी है। मोस्ट सीनियर जनरल को आगे लाना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की जानिब से आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया गया। क्या नवाज शरीफ खुर्शीद शाह की सलाह लेंगे? इस वक्त जनरल जुबैर महमूद हयात साहब, जनरल इशफाक नदीम अहमद, जनरल कमर जावेद बाजवा या जनरल जावेद इकबाल रमदे अगला आर्मी चीफ कौन हो सकता है? नवाज शरीफ की नजर इंतखाब किस पर जाकर ठहर सकती है? सबको बेताबी से इंतजार है। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में पैनामा के हवाले से बात करेंगे, जिसका हंगामा सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जारी है। कौमी असम्बली में 24वीं तरमीम ज़ेर बहस है। बिल की मंजूरी के बाद आज खुद नोटिस होंगे, उसके फैसलों के खिलाफ लार्जर बेंच में अपील का हक महफूज होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 30 दिन के अंदर चैलेंज भी किया जा सकेगा। इस बिल का मकसद आखिर क्या है और इसका फायदा किसको हो सकता है, इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि 165 अरब रुपए की ऑरेंज ट्रेन के मौजूद गरीब अवाम की सेहत से बिल्कुल ही गाफिल निकले। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद 1 करोड़ तक जा पहुंची है। सेनेट में खौफनाक इंकशाफ किया गया है। जनूबी पंजाब हेपेटाइटिस के मरीजों का दारुल खिलाफा भी बन गया। आवाम के टैक्सों पर पलने वाले ये हुक्मरान अपना इलाज तो हॉले क्लिनिक से कराते हैं, जबकि जनूबी पंजाब के लाचार और गरीब आवाम गंदे जोहड़ों से पानी पीकर मौत के मुंह में जाने लगे हैं। इनका पुरसाने हाल कौन है, इनका वारिस कौन होगा, इस पर भी बात करेंगे। क्लासेस साहब, डॉक्टर आसिम के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे। बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं सरप्राइज हो गया। जेल में बैठ के अब पीपल्स पार्टी के हवाले से फैसले किए जाएंगे, उसको चलाएंगे। वो पहले तो दाद दें हमारे मीडिया को, हमें दाद दें, मुझे दाद दें। किस बात पे? कि एक मुलजिम है जो जेल में है, हमें जो बताया गया है, जिस पे बड़े संगीन इल्जामात हैं कि 480 अरब रुपए का उन पे नैब का उनके खिलाफ रेफरेंस है। बिल्कुल, करप्शन के सहूलतकारों को अपने हॉस्पिटल में उनका इलाज जो है दहशतगर्दों का इलाज कराने का इल्ज़ाम है। उनके पास वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं जो दुनिया में कोई भी आप कह सकते। अपना हॉस्पिटल है, अपना हॉस्पिटल में बैठ के तो घर ही हो गया ना, वो घर हो गया उनका। अब ये बात मुझे नहीं समझ आ रही कि हम मीडिया के लोग बहुत सारा ये तो कहते हैं पाकिस्तान के। आज मैं किसी उस पर ट्विटर पे देख रहा था, बड़ा अच्छा ट्वीट था, उसने हमें शीशा दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा जनाब आप ये तो फरमाते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो करप्ट सियासतदानों को वोट ना दें। दिन रात हमारे जो हम जैसे एंकर्स बैठे हुए हैं अपनी बकौल उनके हमारे दोस्त सीनियर नुसरत जवेद साहब को दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, या मंजन हम अपना बेच रहे होते हैं। हम पूरी कौम को एक लेसन दे रहे होते हैं जनाब करप्ट सियासतदानों को वोट नहीं देना, अपना हक पहचानो और करप्शन से जो ये यहाँ पे उन निजात पर इन लोगों को वोट ना दें। और ख़ुद हम क्या कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा करप्शन में इन्वॉल्व हैं। और ये संगीन इल्ज़ामात कि मैं आमिर मतीन नहीं लगा रहे या आप नहीं लगा रहे, नैब ने इन पर रेफरेंस बनाया, आप और मैंने नहीं बनाया। इन पर सहूलतकारों का, दहशतगर्दों का इलाज कराने का इल्ज़ाम जो है वो उसने रेंजर्स ने लगाया है। और रेंजर्स ने इनकी वीडियो भी तैयार की है और इनकी GATs भी बनाई है उन्होंने। वो ज़रा खौफनाक उनके बयान तो पढ़ें। उसके बावजूद भी हम इनको TV पे लेके आते हैं। एक दफ़ा मैंने यहाँ पे TV पे बहुत सारे जाके, मैं आज ये बात ओपन करना चाहता हूँ, बहुत सारे शोज़ में मैंने जाना बंद कर दिया है। रीजनिंग मैंने उनको एंकर दोस्तों को कहा है कि जिनको आप बिठाते हैं ना हमारे साथ, इन्हीं के खिलाफ हमने स्कैंडल किए हुए, स्टोरीज की हैं, करप्शन की, मिसमैनेजमेंट की, इरेगुलरिटीज। ज़मीर इजाजत नहीं देता उनके साथ बैठने वो कहते नहीं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू। मैं एक दफा 2 दफा आपको पूरी एक पार्टी में से न यही लोग मिलते हैं जिन पे आके न करोड़ों के अरबों के या उन पे ये स्कैंडल्स हैं उनको बिठा देते हैं पूरी कौम से। उनसे आप उसका हाँ जी जमहूरियत कैसे मजबूत करनी है, ये करप्शन फ्री मुआशरा कैसे बनाना है, ये जमहूरियत को स्ट्रेंथन कैसे करना है, इंस्टीट्यूशन, या उनसे हम बैठ के तजावीज़ ले रहे होते हैं। एक दिन तो हमने वो लो यहाँ टच किया है कि डॉक्टर आसिम को अपनी पेशी पे आया हुआ था, उससे हमारे कराची के एंकर्स ने, सारे रिपोर्टर्स जो हैं वो रेटिंग्स ले रहे थे अपने 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 चैनल्स की, ABCD। उसने कहा सर मेरा चैनल कैसा है, बहुत अच्छा है, आपका चैनल कैसा है, हाँ ठीक है, आपका बेस्ट है, ये हमारा नहीं, ये बहुत बुरा है, जिसमें उन्होंने मुझे धमकी दी थी एक अदद। जी बिल्कुल, वो याद होगा। मैं ये कह रहा हूँ इससे ज्यादा कोई शर्मनाक चीज हो सकती है कि क्रिमिनल जिन पे ना इल्जामात हैं, आप उनसे अपनी रेटिंग्स ले रहे हैं, उनसे अपने बारे में अच्छे अल्फाज करवाना चाहते हैं कि हमारा चैनल सबसे बड़ा अच्छा है, हम सबसे बड़ी अच्छी रिपोर्ट कर रहे हैं। अब आप जाते हैं एक उस बंदे से, वहाँ से वीडियो से आप एक बयान भी आ जाता है, वो रिलीज भी हो जाता है, पूरा मीडिया भी देख रहा है। ये सोसाइटी ठीक नहीं होगी।
ये लिख के रख लें आप ये चीजें। हमें ये सूट नहीं करती, हमें यहाँ क्रिमिनलिटी जो है, क्रिमिनल एलिमेंट जो है, करप्शन जो है, हमें सूट करती है, एक क्लीन मुआशरा नहीं करता। अब यहाँ पे देखें, जो हम यहाँ पे आके मातम करते हैं कि कनाडा जो है, अब कहें ना उनके लिबरल प्राइम मिनिस्टर बने हैं कि आप 10 रुपए की करप्शन करके दिखाएं, उन्होंने इनके लिए लेटर भेज दिया है कि डॉक्टर आसिम हमारा शहरी है, इसको आप रिहा कर दें। उनको ये शर्म नहीं है कि जनाब कि हमारा शहरी ने ये वारदातें डाली हैं, अरबों के करप्शन में मुलविस हैं, हमने किए। फिर हम रिपीटिंग के नैब के रेफरेंसेस है, हमारे नहीं है रेफरेंसेस, तो मैंने नहीं बनाया बिठा के, बिल्कुल ये ना रेंजर्स की, मैंने बैठ के उनको उनके सहूलतकारों के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। उसके प्राइम मिनिस्टर को, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को ये फिक्र पड़ गई कि हमारा शहरी भी, आपको तो शर्म आनी चाहिए थी, आपके शहरी ने आके यहाँ पे ये आके करतूत किए हैं। मार्क लायर ग्रांट साहब आ जाते हैं कि जनाब एनआरओ दे दें बेनजीर भुट्टो और इसको जरदारी साहब को, और जनाब मुशर्रफ दे देते हैं। अपने यहाँ किसी को 2 रुपए को चाय पी के दिखाएं, कुछ छोटा सा गलत काम करके दिखाएं, उसका हिसाब लिया जाता है। अमेरिका उनके आगे कंडोलीजा राइस साहब आ गई थी कि नहीं जनाब के बेनजीर भुट्टो और जनाब मुशर्रफ की इनकी पावर शेयरिंग होनी है, पावर शेयरिंग के तहत बड़ा जरूरी क्रिमिनल एलिमेंट्स को माफी दी जाए। ये जो हमने यहाँ ट्रेंड सेट कर दी है ना, अब इन्होंने पता कहाँ से बारो किया है। ये जो इनको आज एक उनको टाइटल उनको दिया गया है डॉक्टर आसिम को, मतलब पीपल्स पार्टी इससे ज्यादा बड़ा लो टच नहीं कर सकती थी, मैं उस पर क्यों, इन्होंने बारो किया है उस वसीम अख्तर की से प्रेसिडेंट से, जो आज इनको ओहदा दिया गया है। रीजन कि वसीम अख्तर को उन्होंने बना दिया मेयर। जब वसीम अख्तर पे आके 39 के करीब केसेस बने और वेरी संगीन 12 मई का केसेस आ रहे हैं, सहूलतकारों के केसेस आ रहे हैं, मतलब आप तो गिन नहीं सकते। उसको फिर आमिर ने, मैंने, दूसरे तीसरों ने कहना शुरू कर दिया ये सियासी कैदी हैं, क्योंकि कराची के मेयर मुंतखब हो गए, क्योंकि लोगों ने इनको वोट दे दिया, क्योंकि ये इलेक्ट हो गए, लिहाजा इनको रिलीज करें। और अब कराची का मेयर जो है वो जेल में बैठेगा, हमें शर्म नहीं आती। दुनिया क्या कहेगी, हमने पूरी कैंपेन चली। पहले उसको वसीम अख्तर को जेल ले जाने में हम आगे थे, जनाब इन पे ये इल्जाम आते हैं, वो चले गए तो फिर हमने रिवर्स गियर लगा दे, नहीं जुल्म होगा, जाती होगी। सेम वो ये फार्मूला उन्होंने यहाँ अप्लाई कर दिया है कि डॉक्टर आसिम को, जिनका निक नेम मैंने, आपने नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंटरव्यू में उन्होंने फरमाया था डॉक्टर आसिफ अली जरदारी साहब ने कि हमारा यार ये तो दोस्त इतना बुज़दिल था स्कूल में, हमने इसका निक नेम जो खरगोश रखा हुआ था। ये जरदारी साहब का इंटरव्यू है, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा आपने घोट कर दिया। ये जानबूझ के पहले उन्होंने उसको भेजा, बिलावल को भेजा, वो मिलने गए अपने अंकल से, उन्होंने कहा मेरा अंकल सियासी वो कैदी है। और मुझे दुख हो रहा है, 2-4 पीपल्स पार्टी में लोग बच गए थे, मतलब बड़ी लंबी लिस्ट थी जिनकी रिस्पेक्ट का एलिमेंट कम होते होते 2-3 तक रह गया था। वो सईद गनी साहब पे था। सईद गनी साहब को थोड़ा सा मॉरल कैरेक्टर दिखाना चाहिए था, उनकी अभी भी रिस्पेक्ट बाकी थी मुआशरे में। हमारे जैसे लोग अभी भी उनको थोड़ी सी इज्जत की आंख से देखते थे कि वो हक सच की बात कहीं कर लेते हैं। उन्हें इनकार कर देना चाहिए था कि अगर ये मेरा सदर है तो मैं जनरल सेक्रेटरी नहीं बनता कराची डिवीजन का, ना बनना। वो सेल्फियां बना रहे थे, वो उनके साथ वो कर रहे थे। ओवरऑल इट्स ए लो डे। ये मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा लो डे है कि बिल्कुल जाके उसमें गिरे हैं कि अपने एक, वो मान लेते होंगे बेगुनाह होंगे, मान लेते हैं कि उन पे गलत इल्जाम, कुछ भी होता रहे, पहले आप उनको क्लियर होने दें अदालतों से, कोर्ट से, फिर आप उनको होते देते। उन्होंने मेरा ख्याल पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं किया, उन्होंने अपने लिए भी अच्छा नहीं किया, महज ये मैसेज देने के लिए कि जनाब कि हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ठीक है जी, करें आप, लेकिन एक बात साबित होगी है, ये मुआशरा क्लीन गवर्नेंस, ये क्लीन लोग ना इनको सूट करते हैं ना हम देखना चाहते हैं। रोना तो यही रोते हैं आमिर साहब कि हम ये सब देखना चाहते हैं, फिर किस तरह से ये सूट नहीं करता हमें। मैं इस तरह की जब बातें सुनता हूँ ना इनकी आउजारी रजा साहब की, तो मुझे वो बेताशा हमारा 80s में बचपन गुजरा है, 70s का भी कुछ हिस्सा देखा है कि वो वर्कर सारे, वो बेचारे, वो जो पीपल्स पार्टी का जो जल, ऐसे लफ्ज़ तो नहीं ना, वो वर्कर बेचारे जिन्होंने कोड़े खाए, मारे खाए, क्या उनकी कुर्बानी की, ये हमारी बेइज्जती नहीं है, ये कौम की बेइज्जती नहीं है, उन बेचारों की बेइज्जती है कि एक ज़माने में पोस्टर बॉय जो पीपल्स पार्टी के होते थे, वो रज़ाक झरना, आहा नवीर, क्या जनाब क्या क्या मारे खाई हैं और अपने असूलों पे खड़े रहे हैं, जान दे दी, टांगें तड़वा ली, मगर हटे नहीं। अभी पोस्टर बॉय है डॉक्टर आसिम। और फिर मैं सोच रहा था कल परसों ये लाहौर गए हुए थे बिलावल, मास्टर बिलावल, और साथ में जो है कमर जमान कायरा के पंजाब में तंजीमें नो कर रहे हैं। शुक्र है, वैसे मैं ये कहूँ, ये मैं कोई एक्चुअली की बात नहीं करता, मगर ये हमारे सिंधी भाई जो कि बड़े प्राउड हैं अपने उसके ऊपर, अपनी पॉलिटिकल कल्चर, और वो है ये तोहफे जनाब आपने 10 दफ़ा इलेक्ट किए हैं, ये अपने पाई रखे। शुक्र है, हमें बड़ी तकलीफ रहती है कि ये पंजाब, रंजीत सिंह और बड़ा सूबा, बड़ा भाई बकवास
काफ़ी चीज़ों में हम खुद तनकीद करते हैं, मगर कम से कम इतनी अक्ल ज़रूर है कि इनसे जान छुड़ा ली है और ये 1-2 सीटें लेके दिखाए। ये जो पंजाब की तंजीमें नौ करते हुए ना, ये पागल ये सिंध में ही बनाया जा सकता है, रूरल में। वो तो अभी भी कहते हैं बड़ा वोट बैंक है हमारा। सीट आ जानी है, सीट नहीं आनी। ये सिर्फ मैसेज देना है कि आसिफ जरदारी के साथ जो खड़ा होगा जेल में उसका नाम नहीं लेगा तो वो जो है ना उसको रिवार्ड किया जाएगा, ये मैसेज देना होता है। उनके कराची के प्रेसिडेंट बनने से कोई ये नहीं कि एमक्यूएम की सीटें उन्होंने ले लेनी है, उन बेचारों को पता नहीं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो खुद कहते हैं मेरा कोई सियासत से ताल्लुक नहीं, ना उनको पता है तो ये पकड़े गए हैं। बाकी जब तक ये आसिफ जरदारी है, ये पार्टी का हाल ये है कि उन पे बाकी इल्ज़ाम छोड़ दें, सिर्फ यही जो है ना कि सरे का इनकार करते रहे, आखिर में उन्हीं का निकलाना। और ये 600 बिलियन डॉलर जिसका रोते थे कि जो 60 बिलियन डॉलर, सॉरी 60 बिलियन डॉलर, कितना नहीं रोए कि जनाब ये हमारे पे इल्ज़ाम है, ये है वो है। आखिर में बता दें कि वो गए किधर है, 60 बिलियन डॉलर किधर गए हैं, इन्हीं के पास गए हैं ना आखिर। उसका कोई बात नहीं, ये तो कोई उसमें लड़ाई की बात ही नहीं है। बाकी शर्म मुझे भी वो अपने वो पुराने जो वर्कर जो कुछ लीडर रह गए हैं चंद दिन पे, ज़माने में हम बड़ा ऊपर से वी यूज्ड टू लुक अप टू देम, दजाज रजा ये वो तो है कि वो बर्दाश्त किए जा रहे हैं, उनका कमाल है। तो बाकी इतने बड़े लोग, एक छोटे से एक बच्चे का 28 साल बच्चा, ठीक है उसकी वालदा बेचारी शहीद हो गई, मजलूमियत थोड़ी सी है, पर उस बच्चे की जिस तरह चापलूसी हो रही होती है और उसको खराब किया जा रहा है कि उसको ट्रेनिंग दे। और फिर ये पार्टी में तो लोगों को किसी का इनका ख्याल है कि उसकी शक्ल दिखा के वोट दे देंगे, लोग आगे है। ये मेरा लोगों में इतनी अवेयरनेस आ चुकी होगी है, सिंध रूरल की बचा लें तो वो भाई मेरा सलाम है सिंधी भाइयों को, कमाल है, कमाल, बड़े दिल के लोग हैं। वो बीबी का तो समझ आता था, भुट्टो समझ आता था, आसिफ जरदारी के पुजारी ये बस उनके लिए कमाल है, उनको सलाम और कमाल है। अच्छा क्लासेस साहब, इस वक्त चूंकि हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी में मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर आगे आ रही हैं चीज़ें बहुत सारी। अभी मैं सुन रही थी एक जगह पे डॉक्टर आसिम ये चीज़ कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी आएंगे, मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। 2013 से पहले तो माजी में झांक लेते हैं, आपको लगता है कि वाकई मुल्क भी बेहतर हुआ था, जमहूरियत भी अच्छी हुई थी? सुन लें जी, अब आपने माजिक साहब प्रोड्यूसर साहब करें ब्रेक ले लें जी, ब्रेक ले लें, मैं भी सांस ले लूं, आप ब्रेक ले लें। बिल्कुल, एक छोटी सी मैं ब्रेक लेती हूँ, वापस आएंगे। ये मुल्क की बेहतरी और जमहूरियत की बेहतरी और मजबूती किस तरह से मुमकिन थी 2013 में, इससे पहले इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से कबल कुछ बात हो रही थी इस मुल्क की बेहतरी और जमहूरियत की मजबूती के लिए, आसिफ अली जरदारी वापस आ जाते, हो जाएगा ऐसा? मुझे ना आज मिस कर रहा हूँ मैं वैसे जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब को, वहद आदमी थे, वैसे दाद दूंगा मैं, जैसे आज इन्होंने बाकी सिंधियों को सलूट किया है, रियली मैं उन पर अपना कुफारा अदा किया है। वैसे जुल्फ़कार मिर्ज़ा ने, अगर पीपल्स पार्टी में किसी ने अपना कुफारा अदा किया है, मर्दे हुर वो है। ये अच्छा। एक पे पता नहीं किसने कह दिया था, मैं उस बंदे को ढूंढ रहा हूं जिसने ये कहा। आपने उनके यहाँ मुलाजमत की हुई है, आप उनके ग्रुप में काम कर चुके हैं जिन्होंने उनको मर्दे हुर का खिताब दिया था, लिहाजा आपको उस बंदे का भी पता है कि किसने दिया था, क्यों दिया था। खैर आगे चलते हैं। जो आपने कहा ना पीपल्स पार्टी की तब्दीली, 8 साल हो गए इनको अनइंटरप्टेड वहां पे हुकूमत करते हुए। 4% आपका लिटरेसी रेट सिंध में कम हुआ है, 4%। ये हमारे फिक्र नहीं, हम जानबूझ के हम कहते रहते, वो कहते हैं कि आप बता रहे होते हैं। ये बकायदा उसमें हेरल्ड में सर्वे आया था, हफीज़ पाशा साहब का इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने इंकशाफ किया था कि जनाब 4% आपका वहाँ सिंध में लिटरेसी रेट जो है कम हुआ है। ओवरऑल पूरे मुल्क में ये जमहूरी दौर में ये जो हम आते हैं ना, जमहूरी लोग क्यों लेके आते हैं कि आप सर्व करते हैं लोगों को, अकाउंटेबल होते हैं, आपका 2% कम हुआ है। ये 90 अरब रुपया जो लड़काना वाला खा लिया गया था, ये हमने बताया था कि खा लिया, जो अदालत ने जिस पे कहा था कि याद होगा कि डायन भी कोई 7 घर छोड़ देती है, आपको कमेंट याद है? बिल्कुल। या उन्होंने जुल्फ़कार मिर्ज़ा ने कहा था, मैं आज उनको मिर्ज़ा साहब के कंधे पे बंदूक रख के चलाने का मूड है मेरा थोड़ा सा, वो उन्होंने फरमाया था कि जनाब ये मुराद अली शाह साहब जो मौजूदा वज़ीर आला हैं, उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने कहा था कि जनाब ये कितने % जो है ये आपका डेवलपमेंट बजट जो है ये वो आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है। ये उनके अल्फाज हैं जिनको अब ये आपने वज़ीर आला बनाया हुआ है।
और सिंध वो बात ठीक कह रहे हैं आमिर, मतलब मुझे बाज़ दफ़ा इतना अफसोस अपने साउथ के सराइकी लोगों की पसमानदगी पे नहीं होता जितना मुझे सिंध पे होता है, दिल दुखता है। 2007 में मैं गया था, बेनज़ीर भुट्टो की जब असैसिनेशन हुई थी, मैं उस वक्त अपने अखबार ने मुझे भेजा था कवरेज के लिए, शाहीन सबाई साहब ने मुझे भेजा था। 3 रातें मैंने गुजारी थी गड़ी खुदा बख्श में, और पूरी रात चल के गए थे यहाँ से बहावलपुर, आगे से सादकाबाद और पूरा सिंध। भाई मुझे लगता था 16वीं सदी का हिंदुस्तान भी बेहतर होगा। उस दिन के बाद मुझे अपने सराइकी इलाकों के सराइकियों के जो मतलब पसमानदगी है ना, उनका जुल्म, उनकी बैकवर्डनेस, उस दिन मुझे कम लगना शुरू हुई है। और मैं ये समझता था कि शायद पीपल्स पार्टी ठीक कहती है, जो हम कहते हैं सिंध कार्ड प्ले करती है, सिंध कार्ड प्ले करती है, तो ये ठीक कहती है। सिंध तो सबसे ज़्यादा आपका, और उसको बेनज़ीर भुट्टो साहबा को टाइम नहीं देते। 1990 में उनकी हुकूमत आई, उनको आपने 18 महीने बाद आपने डिसमिस कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो की 1993 में आई, आपने 3 साल बाद कर दिया। इनको पूरी हुकूमतें नहीं मिलती, ज्यादती होती है इनके साथ। हमें यही डराते रहे कि ये पीपल्स पार्टी के वोट दे दे वरना नेशनलिस्ट आ जाएंगे। खुदा के लिए नेशनलिस्टों को ले आए, खुदा के लिए ले आए। मेरा ये ख्याल, बड़े अच्छे लोग हैं इसके मुकाबले में। सिंधी नेशनलिस्ट इनसे बहुत बेहतर होंगे, क्योंकि सिंधी हमने जो लिस्टें दी थी दुबई लीग वडेरे सारे डाल लिए में। बीच में प्रॉब्लम उनका भी ये है कि उनका इनके यहाँ वडेरे नहीं है। वो अगर सिर्फ नेशनलिज्म पे रखते तो आज बेहतर हालात होते। हमने दुबई लीग्स जब की, सबसे ज्यादा नाम जो थे पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर थे कि जिन्होंने दुबई में अपनी जायदादें खरीदी हैं, उसमें कुछ सिंधी नेशनलिस्ट कोई भी नहीं था, जिन पे हम लाख तनकीद करते रहे। सिंधी नेशनलिस्ट क्या कहता है कि हमारे हकूक दो, अब लोगों का पैसा हमें दो, उन पे स्पेंडिंग करो। ये दुबई में, कराची में महल ना खरीदो, अब लंदन में सरे महल ना खरीदो, अब स्विट्जरलैंड बैंक में 6 अरब रुपया आपने रख लिया, अब वो ना रखो। सो मैं उस दिन, अच्छा मेरा ये ख्याल था कि पीपल्स पार्टी को अगर यहाँ पे पावर मिलती है जो मिलनी चाहिए थी, वोट बैंक है, तो ये सिंध की हालत बदल देंगे, मिट्टी ते सुहा। 8 साल हो गए आपको, 8 साल बाद क्या निकाला? दुबई में महल निकाले हैं, दुबई में जो हमने दुबई लीग्स जैसा उसमें प्रॉपर्टीज निकाली, हर वजीर की वहां पे प्रॉपर्टी, हर दूसरे वजीर की। एक वजीर 500 रुपए की करप्शन करके भागा हुआ है। एक साहब जो थे इनके, जो संभाले नहीं जाते थे, आपको याद होगा, वो मेमन साहब पे आता था, वो यहाँ से वो हुए हैं। दूसरे साहब जो है वो यहाँ गिरफ्तार हो गए। एक ओहदा वैसे उनको भी दे दे मेरा शर्जील मेमन साहब को, उनको भी आसानी हो जाएगी वापस आने में। उनके लिए भी बड़ा एजाजी किस्म के रखे हुए। जी, उनका भी अच्छा इस्तेमाल करें, उनको भी दें। सो पीपल्स पार्टी का अब उसके बाद क्या निकला है कि 90 अरब रुपया आप लड़काना का खा गए हैं। उसके बाद वो कहते हैं ना, जुल्फकार मिर्जा साहब ने जो इनकी कहानियां सुनाई हैं, मतलब है अगर ये किसी और अच्छे से मुल्क में जहाँ थोड़ा सा भी इंसाफ होता, कुछ इदारे होते, तो पता नहीं कितनी गिरफ्तारियां होती, कितने लोगों को सजाएं होती। वो दंड दनाते फिर रहे हैं। वो अब आप बैठ के टीवी पे उनकी गुफ्तगुएं सुने, वो संभाले नहीं जाते। जिनके दुबई में हमने दुबई लीग्स में नाम दिए हुए हैं कि इन्होंने यहाँ से आके जाके इन्होंंने प्रॉपर्टीज खरीदी है, वो आपके टीवी चैनल पे बैठ के सिंध का मुकदमा लड़े होते हैं। बाद सिंध के मुकदमे वो लोग भी लड़े होते हैं जिन्होंने लक्की मरवत में अपने करोड़ों रुपए के बजट थे, जो थर के लिए थे, हैदराबाद के लिए थे, सक्खर के लिए थे, उनको करोड़ों रुपए उन्होंने गिलानी साहब ने दिए थे, उन्होंने जाके लक्की मरवत में बेचे हैं सर, न 20-20 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए कैश। वो सिंध का मुकदमा लड़ रहे होते हैं आपके सामने। ये सिंध को आपने लीडरशिप दी है, आपने सिंध को ये दिया है। आज उन्होंने नया तोहफा दिया है, डॉक्टर आसिम हुसैन जो है, अब वो पीपल्स पार्टी लीड करेंगे सर। और मुझे दुख है, अफसोस है। वो खैर आपकी बात ठीक है, हम दिल दे बैठते हैं, उनका कसूर तो नहीं है, वो तो ऐसे ही थे, उन्होंने ऐसे ही करना था कि कम से कम सईद गनी साहब जैसे बंदे को ये डॉक्टर आसिम के नीचे सर्व नहीं करना चाहिए। इससे दिल मेरा दुख है। जो आप बात कहते हैं ना कि मैं दिल दे बैठता हूँ, धंधा है ये, गंदा है, जो भी है धंधा है, चलता रहेगा। सही है, सही है, ठीक है। अभी क्लासा साहब, आर्मी चीफ के हवाले से भी एक चीज है जिसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। अभी तक तमाम जहन इसी तरफ लगे हुए हैं, 4 बड़े अहम नाम सामने आए हुए हैं, शायद इनमें से कोई हो जाएगा। लेकिन खुर्शीद शाह साहब भी आज फरमा रहे थे कि मोस्ट सीनियर जनरल जो है उसको सामने लाना चाहिए। किस पे नजर है उनकी? मुझे पहले तो मैं ये तवक्को कर रहा था शायद आप पूछेंगे, जो कल मैं वो छोड़ गया था, उस तरफ आएंगे क्लास, उस तरफ भी आएंगे। मेजर आमिर वाला के जी, मैं उनसे इजाज़त लेने की कोशिश करूँगा। वो मैं नहीं जा सका क्योंकि वो मैंने ये फ़ोन किया था, जाना था, तो उनकी बेटी ने बताया कि मेजर आमिर साहब को वो पिछले कई दिनों से बीमार भी हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं, हॉस्पिटल में थे। तो अब अच्छा नहीं लगता था कि जब वो बेड पे हैं, वो हॉस्पिटल में हैं, तो उनको कि डॉक्टर्स ने ये बेड रेस्ट का कहा हुआ है उसको मेजर आमिर का, तो मैं पहुंच जाऊँ, नहीं जनाब पहले हमें तो एनओसी देना कि हम अपना अनाउंस कर सके, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी दुकान खोली हुई तो हम तो अपना मंजन बेचे। सो मैंने अच्छा नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा, इंतजार कर लेंगे तो थोड़ा सा उनको रिकवर होने दें, वो ले आएंगे। स्टोरी बड़ी मजे की है उनकी, मुझे सिर्फ उनसे एनओसी चाहिए, फ़ोन पे अच्छा नहीं लगता था बात करते। अब आते हैं ये जो खुर्शीद शाह साहब ने बात की, मेरा ये ख्याल है, मेरी थोड़ी सी कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है कि इन खुर्शीद शाह साहब ने इनके लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ ये चीज़ें मुश्किल कर दी हैं। ये बयान देगा खुर्शीद शाह साहब बड़े इंटेलिजेंट आदमी, अगर वो अच्छी अपोजिशन करते ना
और मतलब सही अपोजिशन करते, उनसे बेहतर अपोजिशन लीडर कोई नहीं हो सकता था। इंटेलिजेंट है, सॉफ्ट है, जहाँ पे हिट करना है हिट करते हैं, जहाँ पे पिच उन्होंने आवाज़ की ऊपर करनी है, तनकीद करनी है, जब उन्होंने लीथल होना है नहीं। अगर खुर्शीद शाह एक काबिल आदमी है, उन पे एतराज़ात, उन पे चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन क्योंकि कंप्रोमाइज्ड हुए हैं, जो बात वो कहते हैं उन पे बारे में चौधरी निसार अली खान साहब कहते हैं कि ये तो हमारी जेब में है, हमने इनको खरीदा हुआ है और इनके काम है या फाइलें हैं, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, अपोजिशन का रोल अदा नहीं कर सके। अदरवाइज ही इज इंटेलिजेंट मैन, अच्छे अपोजिशन लीडर की तमाम क्वालिटीज़ थी। अब उन्होंने बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक खेला, बहुत कम लोगों को बात समझ आई होगी। मियाँ साहब को बात समझ आई है कि उन्होंने उनके साथ क्या स्पिन खेली है। मियाँ साहब फैसला कर चुके हैं कि कौन अगला आर्मी चीफ होगा। अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो उसमें कमर बाजवा साहब का नाम फाइनल हो साहब बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। मैं नहीं दे रहा, ये पहले से ये स्पेकुलेट मैं नहीं करना, ये स्पेकुलेट नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये चीजें उनके यहाँ, तो इसमें कौन सी हर्ज है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बैठ के एवेल्युएशन तो करनी होती, मैं अपना जहन बनाना होता है, इसमें कौन सी बड़ी आमिर साहब अब यकदम कुर्सी से उछल के रह गए। मैं उसको रीजनिंग भी बता रहा हूँ आपको कि कमर बाजवा साहब जो है, अगर कमर बाजवा साहब, मैं कोई इसको खबर के तौर पर नहीं ट्रीट कर रहा, मैं आपको साथ लोग खबर के तौर पे लेंगे, चलो लोगों की अपनी मर्जी है, मैं तो वो बता रहा हूँ कि जो मेरे तक बात पहुंची है कि कमर बाजवा साहब जो हैं उनका नाम ये तकरीबन फाइनल हो चुका है। अब इनका उसमें, अब कमर बाजवा साहब जो हमारे पास, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं कह रहा, ये चौथे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे हैं, नहीं फोर्थ पे हैं ये। अभी हमने बैठ के दोबारा कैलकुलेशन की है, मेरा ख्याल है 4th नंबर पे हैं ये, ठीक है। इनसे अब ऊपर 3 हैं, जनरल जुबैर साहब हैं, अगर अशफाक नदीम साहब हैं और जनरल रमदे साहब हैं। चौथे नंबर पे अब ये कमर बाजवा साहब हैं। आर्मी में सबसे ज्यादा जो रिस्पेक्ट है, जो मतलब ओवरऑल जनरल व्यू है, वो अशफाक नदीम साहब की है। आर्मी में बेपनाह है और लोग उनको समझते हैं कि गैर सियासी, रिस्पेक्ट नहीं कहते कि क्राइटेरियन जो है उसके मुताबिक उनके क्रेडेंशियल्स जो है प्रोफेशनल सोल्जर के तौर पर ट्रीट सभी की है। नहीं, मैं आपको प्रोफेशनलिज्म की बुनियाद पर बता रहा हूँ, हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम एक बैठ के एवेल्युएशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें आती है। उन पे हैं, उनकी सबसे ज़्यादा समझी जाती है कि प्रोफेशनल सोल्जर हैं, उन्हें ज़्यादा इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि मेरी शान में ज़्यादा कोई चीज़ें बताइए। मसलन वो कहते हैं सवात ऑपरेशन जो है ये इन्होंने किया था और बहुत सारी गिरफ्तारियां भी की थी और विद इन 3 मंथ्स जो है वो उन्होंने वो जो IDPs थे उनको वापस भी लेके गए थे। के हवाले से काफी किरदार उस पर बड़ा उनका नाम भी आता है, उनको बड़ा क्रेडिट भी दिया जाता है। अच्छा, ऐसे हम देखते हैं जनरल जुबैर साहब हैं, वो भी अपने जैसे आमिर कहते हैं सीनियर भी हैं और उनके अपने अच्छे क्रेडेंशियल्स भी हैं। अच्छा, जनरल ये रमदे साहब का दरमियान में बड़ा नाम आ रहा था, वो अब ऑल ऑफ सडन डिबेट में से गायब हो गया है। अब जो चीज़ खुर्शीद शाह साहब ने की वो थोड़ी सी मुश्किल कर दी है, उन्हें इस चीज़ का शायद पता है कि नाम फाइनल हो चुका है। अब ये मसला नवाज शरीफ साहब के लिए 2 मुश्किलात हैं। एक तो ये कि मियाँ साहब हमेशा ये कहते रहे हैं जब से वापस आए थे कि जनाब आपकी दफ़ा मैंने जो है ना जो आपका मोस्ट सीनियर होगा मैं उसी को कर दूंगा। लास्ट टाइम इन्होंने तकरीबन मेरिट को फॉलो किया था, इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने, रीज़न कि ये 3रे नंबर पे थे, ये थे जनरल रहील साहब। मेरिट पे इसलिए इस तरह किया था फॉलो कि जो हारून साहब थे उसके मतलब कियानी साहब ने एडवर्स रिमार्क्स दिए थे कि ये मटेरियल नहीं है जनरल, तो उसके बाद नेक्स्ट 2 को कर दिया था। एक और भी वजह थी कि हारून साहब को ना करने की कि वो लॉबिंग बहुत ज्यादा की थी। लॉबिंग से हट के और मसला था, मियाँ साहब के लिए लॉबिंग मसला नहीं होता, वो तो खुफिया मुलाकातें मियाँ साहब कर लेते होते हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ और चौधरी निसार साहब को इसी काम के लिए रखा हुआ है कि आपने फौजियों से खुफिया मुलाकातें करनी है, गुड काप बैड काप, वो मसला नहीं था। हारून साहब का मसला ये था, वो जनरल मुशर्रफ की तरह कमांडो थे और वो भी सवात वाले उसमें ऑपरेशन में उनका भी एक उसमें आता था। सो वो एक कमांडो से पहले वो डरे हुए थे, सो दूसरा कमांडो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एक उन्होंने जनरल राशिद को प्रमोट करके ऊपर लेके गए और जनरल रहील को उन्होंने आर्मी चीफ बना दे। सो ओवरऑल ये मेरिट भी था पहले पे। आपकी दफा ये 4th नंबर पे हैं जनरल बाजवा जो हैं। आप अगर 4th नंबर से उठा के आप ये नंबर 1 पे लाते हैं तो 3 आप अपने टॉप के आर्मी जनरल जो हैं उनको आप बाईपास कर रहे हैं। जो बात खुर्शीद शाह ने की है कि हम मियाँ साहब से आके एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मोस्ट सीनियर जनरल को ही लेके आएंगे, कि उस पे लेके आएंगे। और मियाँ साहब कई दफ़ा ये बात लंदन में भी कहते रहे, हम वहाँ इनको सुनते रहते थे। एक दफ़ा चाइना गए थे, इन्होंने चाइना में ये बात की थी कि जनाब कि हम इस दफ़ा सीनियरिटी के लेवल पे जाएंगे, हम पिक एंड चूज उस पर नहीं करेंगे। लेकिन अगेन आपकी दफ़ा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि खुर्शीद शाह साहब ने ये बात कह के इनके लिए थोड़े से मसाइल उन्होंने पैदा कर दिए हैं कि 4थे नंबर से एक जनरल को उठा के उसको नंबर 1 बिल्कुल बिल्कुल। क्लास साहब एक छोटी सी हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पे तो बात करेंगे कि मियाँ साहब खुद जो बात करते रहे क्या इस बार उस पर अमल होगा या फिर नहीं होगा। और ब्रेक के बाद जब हम बात करेंगे कुछ पैनामा के हवाले से तो 24वीं तरमीम को भी ज़ेर बहस रखेंगे जो कि इस वक्त कौमी असम्बली में भी बहस का मौजू बनी हुई है। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नए आर्मी चीफ के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आमिर साहब आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से क्लासेस साहब ने भी कहा, अगर माजी को हम देखें तो वज़ीर आज़म भी बारहा ये कह चुके हैं कि सीनियर लोग ही आगे आने चाहिए। समझते हैं कि इस दफ़ा वो होगा, या जिस तरह से क्लास साहब कह रहे हैं बाजवा साहब का नाम इस वक्त ज़्यादा अहम है समझा जा रहा है? सीनियरिटी का ज़रा नॉन कंट्रोवर्शियल हो जाता है, मगर मैं स्ट्रिक्टली ऐसे मौके पे ज़रूरी नहीं मेरा ख्याल है होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा वो आप वायलेट ना कर रहे हो प्रिंसिपल। होता क्या है, रवायती तौर पे हमारे यहाँ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए जो एकेडमिकली देखना चाहिए, जो देखी चीज़ें जाती हैं, वो होता है कि जी अपॉइंटमेंट्स आपने करियर में देखना क्या है। CGS चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है वो सबसे प्राइज्ड पोस्टिंग होती है कि आप वहाँ पे सबसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास वहाँ बैठ के सब कुछ होता है। फिर DGMO डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, वो पोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखना होता है कि आपका फील्ड की कमांड का कितना ऑपरेशन है, कोर कमांडर्स या निचले लेवल से लेके आते हुए, और सेक्रेटेरिएट का GSQ के अंदर बैठ के, ऑपरेशन रूम के अंदर बैठ के एक जर्नल कैसे व्यू करता है, रिस्ट्रक्चर करता है या डिसीजंस लेता है, इसका कॉम्बिनेशन फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके करियर में आर्मी के अंदर एक बहुत अच्छी रवायत है। अनलाइक सिविल ब्यूरोक्रेसी में सबसे बुरा जो अफसर जिसको खुडे लगाना होता है ना, उसको अकेडमी में भेजते हैं। फौज के अंदर अपना जो बेस्ट अफसर होता है उसको वो स्टाफ कॉलेज में NDC में भेजते हैं कि वो उनको जाके बेहतरीन अफसरों को बेहतरीन तरीके से ट्रेन करे। सो ये एक अंदर फेदर इन द कैप होता है। मगर अभी बदलते हुए हालात में थोड़ा सा क्राइटेरियन मेरा ख्याल है अगर नहीं बदला तो बदला चाहिए। 2-3 चीज़ें आजकल के दौर में बड़ी ज़रूरी होगी जो कि आर्मी चीफ के लिए देखी जानी ज़रूरी है। एक कि हमारा क्योंकि पहले के मुकाबले में बॉर्डर एक्सटर्नल एनिमी से ज़्यादा हमारी खुद डॉक्ट्रिन हो गई है कि इंटरनल मसला बहुत बड़ा हो गया है। ये तालिबान के साथ जंग के बाद से जो है हमारा इंटरनल महाज बहुत ज़्यादा हो गया है। सो उसका तजर्बा बड़ा ज़रूरी है। तो वैसे बाय द वे उसमें क्राइटेरियन में अशफाक नदीम साहब का सबसे ज़्यादा वो रहा है, क्योंकि वो बतौर ब्रिगेडियर वज़ीरिस्तान के अंदर उन्होंने किया है, फिर स्वात के अंदर भी, फिर CGS उन्होंने ये सारा जो जनरल राइल का जो सारा ले डाउन किया हुआ था, CGS उन्होंने ये ले डाउन किया था सारा, इसका स्ट्रक्चर जो भी इस वक्त ऑपरेशन चला ज़रबे उसके ऊपर बेस्ड था। तो साथ में आजकल क्योंकि हमारा खिता और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का और ये खिते की पॉलिटिक्स की ठीक ठाक समझ होनी चाहिए, क्योंकि हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है इंडिया, अफगानिस्तान और लार्जर दुनिया की गेम का, तो क्योंकि जितनी इन्वॉल्वमेंट इनकी रहती है वो भी बड़ा ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट अब ये हो गया है कि अभी ये सिविल मिलिट्री के यूनिक फेज से जा रहे हैं, हम गुजर रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की फ़ौज इतने अरसे इक़्तिदार से बाहर नहीं रही। अगर आप 2008 से भी लगाएं तो ये 8 साल हो गए हैं। ये 8 साल तक आज तक जो है ना बाहर नहीं रही है। वो पहला मैं 10 साल नहीं गिन रहा, वो वर्चुअली गवर्नर जनरल साहब चूँकि लग चुके हुए थे, वो फर्स्ट 10 ईयर्स को मैं नहीं गिन रहा सबसे ज़्यादा। तो इसमें सिविल मिलिट्री आपको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की भी अच्छी खासी समझ होनी चाहिए, ताकि आप सिविलियंस के साथ बजाय एक एडवर्स रिलेशनशिप बनाने के आप उनके साथ चलते हुए हेल्प करें कि ये सिविल मिलिट्री का आइंदा बेहतर है। ये तो आइडियल बात कर रहा हूँ। मगर मैं कल जो क्लास साहब ने कही थी बात कि जिन्होंने फैसला करने हैं उन्होंने एक फैक्टर देखना है कि लॉयल्टी, ये बंदा हमारे साथ चलेगा कि नहीं चलेगा, हमारे इक़्तिदार में तूल इससे होगा कि नहीं होगा। और माजी में ये हमेशा गलती होती रही है, मगर करेंगे फिर भी यही गलती, बेसिस यही होगी, कर जाएंगे क्लास सब गलती कर जाएंगे। वो मुझे उस पर सिख याद आ रहा है ना कि जो रोजाना अपने घर से निकलता था, सामने केले का छिलका पड़ा होता था और उससे स्लिप होकर गिर पड़ता था डेली। अब एक तरह का लंबा लतीफ़ है, अगर समझने वाले समझ जाएंगे। जो आमिर ने बात की है, जो आमिर ने बात की है ना, ये कि ये जानबूझ के फिर गिरते हैं। ये मुझे जनरल अली कुली साहब ने बताया था। उन्होंने जनाब कि मेरे पास जाहिद अनवर साहब आए थे जब ये जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ लगा रहे थे जहांगीर करामत साहब के बाद। मुझे कहा गया था कि अब सिविलियन कपड़ों में मियाँ साहब से आपको खुफिया मुलाकात करानी है। अली कुली साहब ये रिकॉर्ड पे कहा है उन्होंने मुझे, और डिनाई भी कभी नहीं किया। अगेन जेंटलमैन आदमी, फिर उनसे पूछ लेंगे किसी वक्त। उन्होंने मैंने इनकार कर दिया था। जहद साहब ने फरमाया जनाब वो उनसे जनरल मुशर्रफ साहब की तो खुफिया मुलाकात हुई, आप नहीं करेंगे तो आपको डिसएडवांटेज होगा। उसने कहा मुझे रहने दें डिसएडवांटेज। जनरल मुशर्रफ साहब लाख इनकार करते रहे। अली कुली साहब का उनका बयान है कि जनरल मुशर्रफ ने इनसे खुफिया मुलाकात की थी, वो लाख कहते रहेंगे मैंने नहीं की। ये बगैर खुफिया मुलाकात किए ये किसी को नहीं प्रमोट करते। ये इनका रिकॉर्ड ही नहीं है। एवरीबॉडी नोज इट कि खुफिया मुलाकातें भी होंगी, सारी चीज़ें होंगी। एक बात तो ये, दूसरी बात जो आमिर कह रहे थे चारों के चारों, हम तो कहते पहले टॉप के इनके 10 जनरल जो सारे
अगर इक्वली कॉम्पिटेंट, सबकी एक उस लेवल तक की कॉम्पिटेंस होती है तो इस लेवल तक लेफ्टिनेंट जनरल बनना। इसलिए मैं जरा कह लेंगे ओवरली कोशिश ये होता है मेरे ज़हन में आता है किसी की 40 साल की एक उससे लोग हमारे आमिर साहब एक बात बोलो, आप अगर ये समझ ले रहे हैं कि फैसले जो है ना आपकी मेरी गुफ्तगू सुन के फैसले होते हैं तो मेरा ख्याल है मादरत के साथ जो टेरिबल मिस्टेक है, अगर आपने ये समझ लिया कि मियां नवाज शरीफ साहब हमारा शो देख रहे हैं और देख के बाद हमारे आर्गुमेंट सुनने से मुतासिर हो रहे हैं और समरी के आगे जो नाम पड़े नहीं नहीं ये रऊफ ने कहा ये ठीक है ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मैं नहीं बाई करता, मैं नहीं बाई करता। सिंपल ये कहना, तो जो आमिर ने बात की है कि ये आप जब उस लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं उसका लंबा एक प्रोसीजर है, स्ट्रगल है, इंटेलिजेंस है, आपके टेस्ट हैं, पता नहीं भला भला हमें तो सिस्टम की समझ भी नहीं है सच। आप जितने लोग भी आते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है और बराबर की कॉम्पिटेंस रखते हैं, लेकिन इस पे पाकिस्तान में इसलिए इस पे गुफ्तगू होती है कि आर्मी चीफ का ओहदा हमारे पॉलिटिशियंस की उनकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से, उनकी अपनी नाअहलियों की वजह से, कि आर्मी चीफ जो है वो इतना ताकतवर समझा जाता है, वो दुनिया के साथ भी वो डील करता है, वो डोमेस्टिकली भी डील करता है, वो रीजन में भी डील करता है, वो सिक्योरिटी पॉलिसी भी चलाते हैं, वो फॉरेन पॉलिसी भी चलाते हैं, लिहाजा हमें डिस्कशन ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है। हाँ, एक काम करते हैं नवाज शरीफ साहब जो कभी नहीं करेंगे और COD में कहते थे हम करेंगे, जो झूठ बोलते हैं हमारे लीडर जो हैं, इन्होंने कहा था कि जनाब की जितनी भी नॉमिनेशंस होंगी हम यहाँ पे सेनेट और कौमी असम्बली की पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने इनको पेश करके वहां करेंगे, जैसे अमेरिका में होता है। वहां पे इनके वादे थे, बेनजीर भुट्टो साहबा के भी थे, मियाँ साहब के भी थे। जो ही मियाँ साहब वापस है इनसे पूछ के दिखाएंगे, आपको याद है मियाँ साहब अपनी जान छुड़ाना चाहते थे, वो सीधा सीधा नाम है, 3 नाम है, डिफेंस मिनिस्ट्री उसको भेजे, पैनल भेजे आपको पार्लियामेंटेरियंस का एक पैनल भेजे, जैसे जुडिशियल कमीशन बनाया था इन्होंने, एक ऐसे बना दें इस अपॉइंटमेंट्स पे कमीशन, उन 3 जनरलों के या 4 जो भी सीनियर हैं उनका डिफेंस मिनिस्ट्री उनकी फाइल्स भेजे, ये मेंबर बैठ के अगर उनसे क्वेश्चनिंग करें, उनसे बाद अगेन जिससे मुतमिन हूं उसको आर्मी चीफ बना दें। यहाँ पे तो क्राइटेरिया मुख्तलिफ है ना, वो जाती है ना कि बंदा अपना होना चाहिए, इसलिए डिस्कशन होते हैं उन लोगों से तमाम के साथ जो इतराजात करते हैं कि आर्मी चीफ के ओहदे के लिए इतनी डिस्कशन क्यों, साल में 3 साल बाद एक दफा होती है वैसे बाय द वे एज फार एज अपॉइंटमेंट इज कंसर्न। पार्टी की बात कर रहा हूँ, इसलिए आज से वो जो ज़ियाउल-हक वाली गलती के बाद से पीपल्स पार्टी को एक ही मौका मिला था, मेरा वो जहांगीर करामत का, वो सीनियर मोस्ट थे, मेरा उनको बाकी मौका किसी अपॉइंटमेंट का लगाने का नहीं लिया नहीं था। एक और मौका भी मिला था, एक जब उन्होंने जनरल कियानी साहब को एक्सटेंशन दे दी थी, एक मौका मिला था, खुद जान पूछ के उन्होंने कहा जनाब के जनरल कियानी साहब आप अपने डोमेन में रहें, अपनी सल्तनत आप रूल करें। साफ ही कह दिया असद ज़ाहिर साहब ने इंटरव्यू में कल कि वो उससे मैंने अपने आप को मजबूत किया था, तो वो लॉयल्टी फैक्टर देख लिया ना। सही, ठीक है। आमिर साहब आपकी तरफ ही आऊंगी, अभी कुछ हम पनामा के हवाले से बात करेंगे और 24वीं तरमीम के हवाले से भी बात करेंगे, ऐसी सूरत में जब पनामा का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और 24वीं तरमीम के हवाले से कौमी असम्बली में भी ये मामला बहस का मौजूद है। आप पहले 24वीं तरमीम के हवाले से थोड़ा ब्रीफली हमारे देखने वालों को बताएं, ये है क्या और फिर क्या इसकी मंजूरी जो है बुनियादी तौर पे जो है वो ये है कि अदालत के पास जो इख्तियार है सुओ मोटो का, कि उनको खुद जो है मफादे आमा में और बुनियादी हकूक की वायलेशन हो रही हो, खिलाफ वर्जी हो, तो अदालत जो है किसी सब्जेक्ट को भी उठा के डायरेक्टली टेकअप कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपिलेट है, वो अपीलें सिर्फ लेती है, कि आखिरी अदालत समझी जाती है। तो अभी जो है ना पाकिस्तान जैसे मुल्कों में मुझे ये जो इसकी 24 की अमेंडमेंट की जो एक जिसलिए लगाई जा रही है ना, 2-3 बहुत बड़े एतराज़। ठीक है, आपके आप वक्फा आ जाए, मैं उसके बाद अपना दिल खोलूंगा, बहुत बड़ी ये साजिश है। बिल्कुल, जो आपको एतराज़ात है ब्रेक से वापस आएंगे, इस पे तो बात करेंगे और क्लासेस सबसे ये भी पूछने की कोशिश करेंगे अगर इसकी मंजूरी हो जाती है क्या अदलिया की आज़ादी पर कदगन लगेगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको हम खुशामदीद कहेंगे। 24th अमेंडमेंट के हवाले से बात हो रही है, तो आमिर साहब आपके एतराज़ात क्या हैं? अभी हालांकि उनकी तरफ से ये आ रहा है कि पता नहीं शायद मौखर कर दें, मगर इसकी पहले तो ये कि इसकी टाइमिंग कि इस वक्त जो है ये 3 साल से पीपल्स पार्टी ने बाय द वे ये बिल जो है ना पेश किया हुआ था, अब नहीं ख्याल है, अब एकदम जब पैनामा का केस लगा हुआ है और उसमें वो ओरिजिनली तो पिटीशन वो PTI की है, मगर बाद में ये 184 शिक 3 है
जिसके ज़ायद अदालत ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम इसको सुओ मोटो भी ले रहे हैं। सो ये क्वेश्चनेबल है कि ये सुओ मोटो पर्टिकुलर है, मगर लोग शक कर रहे हैं नीयत पे कि ये बदनीयती है कि आप इसलिए कि अगर वहां से आपके खिलाफ कोई एक्शन आ जाएगा तो आप सुओ मोटो दोबारा अपील का हक ले रहे हैं वो करवाने के लिए। पहली बात। दूसरी, इसके अंदर जो मैं समझता हूँ सबसे बुरी बात ये है कि ये तमाम मुक्तदर तबके ने और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये करें तो उसके अंदर शामिल है, वो ये कि इन्होंने पाकिस्तान जैसे मुल्कों में सारा जो मैं कहता रहता हूँ रिग्ड है। यहाँ तमाम FIA, तमाम PAC, पार्लियामान के अंदर तमाम कमेटियाँ, गवर्नमेंट एग्जेक्टिव के अंदर जितना नैब जो है, उसके बाद FIA, पुलिस, सब जब रिग्ड हो गए तो आखिरी हमें एक उम्मीद होती थी कि अदालत जो चीफ जस्टिस थोड़ा सा सुओ मोटो एक्शन ले लेता। उसके ऊपर भी ये एक कदम एक किस्म की लगा रहे हैं इसके पीछे। इन एन आइडियल वर्ल्ड यस कि अपील का राइट होना चाहिए था, मगर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ अकेले जब दुनिया काफ़ी दफ़ा सिर्फ अदालत की तरफ देखती है कि जनाब ये ना तो पार्लियामान से उम्मीद है ना एग्जेक्टिव से उम्मीद है, आखिरी उम्मीद तो शायद यही उनसे लेते हैं। तो ये इसके पीछे जो नीयत है कि जनाब उनके ऊपर भी एक चेक रखने वाली है, नीयत की खराबी की बात है, वरना शायद कोई आर्गुमेंट बाय भी किया जा सकता है कि जी सुओ मोटो के ऊपर भी एक अपील रख लें। ठीक है, आमिर साहब की बात से इत्तेफाक करेंगे क्लास साहब कि ये किस्म के एक चेक है, कदगन लगाने वाली बात है अदलिया की आज़ादी पे। ये वो खौफ है, मुझे एक और खौफ है। एक तो ये खौफ है ना जो हुकूमत को है कि सुप्रीम कोर्ट से है, बेसिकली खौफ आया था इनको इफ्तिखार चौधरी साहब से, वो अब तक चल रहा है, चल रहा है उस वक्त की तजवीज़, उस वक्त की तजवीज़ का वो तो ये थी कि इनकी पावर जी ख़त्म कर दो जी, कि हम बादशाह लोग हैं, हमारा कोई फैसला, हमारे कोई मूव को आप चैलेंज नहीं कर सकते। खैर वो होता रहा। अब इनको वही खौफ जो आमिर कह रहे हैं, अभी तक इनके जहनों में वही है। मैं एक चीज़ पे एक बता दूं, अगर जमहूरियत किसी मुल्क में चलनी है, अगर उसको आके प्रोटेक्ट दो लोग करते होते, दो इदारे करते होते, कौन कौन से? या अदालतें करती होती हैं या फ्री मीडिया करता है। तीसरी कोई कुव्वत जमहूरियत को नहीं बचा सकती, आपकी पार्लियामेंट नहीं बचा सकती। लाख कोशिश करके देख लें, अगर ये दोनों फंक्शन नहीं कर रहे, मीडिया नहीं कर रहा, आपकी जुडिशरी फंक्शन इंडिपेंडेंट नहीं कर ली, आपकी जमहूरियत नहीं बचेगी। जिन मुल्कों में जहाँ पे उन्होंने 40 साल किया, 50 साल किया, 30 साल किया, 20 साल किया, वहाँ अगर उन्होंने वहाँ मीडिया नहीं चलने दिया, उन्होंने अदालतें नहीं चलने दी, तो फिर कज़ाफ़ी की तरह पुल के नीचे अवाम ने उनको घसीट के मारा हुआ है। मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ इस पर। ये फिर हुस्न मुबारक वाला हिसाब होगा आपको अगर, और नवाज शरीफ साहब इसके विक्टिम होंगे, जो चीज़ें कर रहे हैं। उनको मना किया गया था 97 में कि एंटी टेररिज्म कोर्ट्स कराची में मत बनाए आप, उन्होंने कहा नहीं मैंने स्पीडी ट्रायल कराने, उनको कहा कि मत बनाए। और खुदा का करना ये हुआ कि जनाब के उसका मुशर्रफ के टेक ओवर के बाद उसी एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इनको सजाएं दी थी। मियाँ साहब वो सारे काम कर रहे हैं जो इनके हक में जाते। अदालतों ने इनको सपोर्ट की थी, अगर आप नोट करें, वापस आए, इनको अदालतों ने 10 साल बाद इनका केस रीओपन हुआ, 10 साल बाद, और इनको बरी कर दिया गया, जुर्माने भी माफ, तो केसेस भी माफ, वो वजीर आजम भी बन गए। अदालतें थी जिन्होंने आपको किया। इसी तरीके से मीडिया ने यहाँ लड़ाई लड़ी थी। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ बेनजीर भुट्टो साहबा चली गई थी, ये डील करके भाग गए थे, आसिफ अली जरदारी साहब निकल गए थे यहाँ से। कौन था यहाँ पे? ये रेजिस्टेंस किसने किया जनरल मुशर्रफ के खिलाफ? आप लोगों को वापसी का रास्ता किसने लेके दिया? मीडिया ने स्ट्रगल किया। जब जजेस को यहाँ पे ये बरतरफ किया गया था, जेल में किया गया था, तो उनको किसने उनके लिए खड़ा हुआ था? मीडिया खड़ा हुआ था। आप कहाँ पे थे? मतलब नवाज शरीफ साहब कहाँ पे थे? वो तो जद्दा बैठे थे। जरदारी साहब वो न्यूयॉर्क में अपनी शामें मना रहे थे। बेनजीर भुट्टो साहबा दुबई में वो बैठी हुई थी। ये लोग तो बाहर थे। ये मीडिया और जुडिशरी ने अपने आप को रिवाइव किया, असाल्ट किया। आप आज उन दोनों पे आके कदगने लगा रहे हैं। और मैं उनका नुसरत जवेद साहब का कालम पढ़ा था, बड़ी खौफनाक चीजें लिखी है नुसरत जवेद साहब, इंतहाई हमारे मोतबर और अंदर के खबर लेने वाले साफी हैं। उनका काल का कालम पढ़ें, उन्होंने जनाब तैयारी हो गई, सिविल मिलिट्री का इस पे पहुंच गया है, एक उनका कंसेंसस हो गया है कि मीडिया जो है इसका मक्कू ठप दिया जाएगा। ये अल्फाज पंजाबी में वो अपनी उर्दू बड़ी आला है उनकी, मगर ये कभी-कभी ऐसे अल्फाज का सहारा भी लिया जाता है। ये मक्कू ठपने दें, जिस वजह से आप भी बचे हुए हैं, आपकी जमहूरियत भी बची है। मक्कू ठपने दें, फिर देखें मक्कू कैसे सबके ठप्पे जाते हैं। अदालतों को आप इंडिपेंडेंटली काम करने दें, मीडिया को करने। हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं हो सकती। आप हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, वर्जन दें, एंगेज करें मीडिया तरीका भी यही है। आप डंडे के साथ करने की कोशिश करेंगे। मुशर्रफ ने कोशिश की, बैक फायर किया, उन्होंने तो 3 नवंबर को पूरे बंद कर दिए थे। इससे पहले जिया साहब ने कोशिश की, नहीं काम हुआ। मियाँ साहब आप भी कोशिश करके देखें। आप उनकी अदालतों की पावर्स को आप खत्म करें, मीडिया पे कदगने लगाएं, इट विल बैक फायर। आप इसके विक्टिम होंगे। ये देख लीजिएगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स ये विक्टिम होंगे अगर इस मुल्क में अदालतें और मीडिया जो है
अगर ये आप इनको फंक्शन नहीं करने इनको आजादी से काम देंगे, नहीं लिख करने के दिया रख, जाएगा। किसी दुनिया में नहीं चल सकती जमहूरियत अगर मीडिया और जुडिशरी आपकी आजाद नहीं है। ये दो इदारे हैं जो जुडिशरी को, जो सोसाइटी को आगे लेके चलते हैं, हमारी डेमोक्रेसी हमारी वजह से लोगों का कथारसिस हो जाता है। अगर आपने जैसे में अगर आमिर ने कहा पार्लियामेंट रिग्ड होगी, पीएससी होगी, आपकी अब नैब, एफआईए, एससीसीपी, एफबीआर, उसके बाद मीडिया रिग्ड हो गया है, तो हुजूर फिर तो अवाम बरह रास्त आपकी गिरबान तक पहुंचेगी। थोड़ी सी प्रेशर कुकर की तरह होती है सोसाइटी। ये रूलिंग लीड है, अगर आपने एक उसमें समझदार कुक जो होता है उसको ही पता होता है प्रेशर कुकर में कितनी हद तक मैंने इसको हीट देनी है और फिर मैंने निकाल के इसका वो निकलने देना है, इसकी स्टीम निकलने देनी है। आप क्या कर रहे हैं, आप उस प्रेशर कुकर के तमाम उसके जो रास्ते हैं ना स्टीम निकलने के, अब पहले पार्लियामेंट में बंद किया, नैब, एफआईए, एससीसीपी की, अब आप अदालतें और मीडिया का आप उसको कर रहे हैं। सर इट विल बैकफायर और इंतहाई बुरे तरीके से आपकी तरफ ही आएगा। आप कल को जेलों में जाएंगे, आप फिर जद्दा जाएंगे, आप फिर उसके बाद अटक जाएंगे। ये मीडिया आपके लिए खड़ा नहीं होगा जैसे माजी में हुआ था, लेकिन बाज आपने आना नहीं है। आप ये काम ये जरूर ही करेंगे ये, और जरूर इसी तरीके से इनका असर होगा। कह दूं कि हम खुद, मैं समझता हूं कि ये जो एक्सटेंशन ना दे के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, ये अच्छी बात हो गई है कि एक अच्छी रवायत पड़ गई है कि 8 साल इतने 20 साल बाद कोई एक जर्नैल जो है वो अपने टेन्योर पर पूरा करके जा रहा है 1996 के बाद, काकड़ साहब के बाद। मगर यहाँ पे तासुर दिया जा रहा है हुक्मरान पार्टी में कि जिस तरह उनकी कोई बहुत बड़ी फतह हो गई है, और उसके बाद जिस तरह वो इंतजार कर रहे थे कि जनाब हूं तानू दसांगे, जो है ना वो वाइब्स आ रही हैं कि जनाब आप वो तैयार हो जाएंगे। जावेद साहब ने जो लिखा है उसका बैकग्राउंड ये है, ओपनली हुक्मरान पार्टी के बड़े लोग कह रहे हैं कि तुम तैयार हो जाओ। एक तो हमने मामला तय कर लिया है, ये दूसरा भी उनके ख्याल में तय कर लेंगे कोर्ट में, और वो उसके बाद वो कह रहे हैं कि जनाब हमारी बारी आएगी। गलत सबक ना लें, लेने दें आप और उन्होंने मेरे और आपके कहने पे वो मजाक उड़ाते हैं कि हमारे कोई कहने पे ना हुकूमतें चलती हैं तो ना पॉलिसीज बनते हैं। उन्होंने उस वक्त भी किया था यही, अगर नजम सेठी साहब थे, बगावत का पर्चा किया था मियाँ साहब ने उन पे। मियाँ साहब मीडिया के पीछे आएंगे, आप आराम करें, तसल्ली करें, और उसी तरह जैसे सरदार साहब को मैंने लतीफा सुनाया था, केले से फिर ये फिसलेंगे। इन्होंने मलिया लोधी साहिबा पे बगावत का पर्चा किया था। मियाँ साहब जरूर आएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। मियाँ साहब को सीखना चाहिए था कि इसी मीडिया ने इनकी वापसी में रोल अदा किया था। इसी मीडिया की वजह से जमहूरियत इस मुल्क में वापस आई थी। इन लोगों की कोई स्ट्रगल नहीं है यहाँ पे, इन्होंने भुगता था। 3 नवंबर वाले दिन कौन था? बेनजीर भुट्टो इस मुल्क में थी, नवाज शरीफ साहब थे, कौन था यहाँ पे जब इमरजेंसी लगी थी? बेनजीर भुट्टो साहब दुबई में थी, उनकी तो डील हो चुकी थी एनआरओ की। भाई जजेस को रेस्टोर कराने वाला मीडिया था, मीडिया ने भुगता है। जुडिशरी को मैं आज कहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट होगी आपको, आपका नाम लेके, आपका जुडिशरी की वहां से ऑब्जर्वेशन लेके यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं मीडिया के खिलाफ। यही मीडिया था जब आप लोग घरों में बैठे हुए थे, जब आपको जेल में किया गया था, आप अपनी फैमिलीज के साथ डिटेन किए थे, ये मीडिया था जो आपके लिए खड़ा हुआ था। आपकी ऑब्जर्वेशन लेके, आपका कंधा इस्तेमाल करके कुछ इदारे अब मीडिया के पीछे आना चाहते हैं कि जुडिशरी कुछ नहीं कहेगी। तो मैं फिर कहता हूं, अगर मीडिया पहले फाल करेगा, इसके बाद दूसरा टैग इनका जाके उसी पे होगा, कोर्ट पे होगा। सो मीडिया और आपकी ये कोर्ट जो है, दे हैव टू बी यूनाइटेड। ये सोसाइटी के लिए बेहतर है, जमहूरियत के लिए बेहतर है, इस मुल्क के लिए बेहतर है। और मुझे जो उनका कालम मैंने पढ़ा है, उनका ये जो हमारे जावेद साहब हैं, इनका वो बड़ी खौफनाक किस्म का, और वो ऐसे नहीं लिखते, उन्होंने जो लिखा है इन्फॉर्मेशन पे लिखा है। सो मेरी अदालतों से रिक्वेस्ट है, आप इस तरह मीडिया को लेट डाउन ना होने दें। मीडिया में भी गलतियां हैं, प्रॉब्लम होंगे, लेकिन इस तरह अगर आपने इसका मक्कू ठप दिया ना, तो फिर अगला मक्कू नहीं कि अपना ठपा जाएगा। यानी कि सब इसकी फिर लपेट में आएंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हेपेटाइटिस से मुतालिक इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में हम बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में मरीजों की तादाद में आए रोज इजाफा होता चला जा रहा है। सेंट में भी खौफनाक इंकशाफात हुए। इसके साथ ही मैं इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।